डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 2 उसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें 3 अभी सब टॉपिक्स बचे हुए हैं: एनिमल्स, वॉर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक आता है एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये रोज आप ऑब्जर्व करते हैं। जो भी हम बात करेंगे, दिस यू ऑब्जर्व एवरी डे। बस केवल एक उस दायरे में सोचने की बात है। एनिमल्स फार्म्स प्रोड्यूस फूड, but they also produce large amount of animal waste like urine and manure that emit about 400 different harmful gases. जितने भी एनिमल फार्म्स होते हैं वो फूड के लिए होते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए। जहां जानवर पाले जाते हैं दूध के लिए, लेकिन साथ में यूरिन, मैन्योर, जो मलमूत्र पैदा होते हैं, उससे लगभग 400 तरह की गैसेस पैदा होती है एटमॉस्फेयर में। तो इट क्रिएट्स एयर पोल्यूशन, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो फॉर्म्स होते हैं इनमें सैकड़ों हजारों की संख्या में जानवर रखे जाते हैं, तो हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एयर पोल्यूशन होता है। और खास तौर से उन इलाकों में जहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज आस पड़ोस में है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन के साथ बैड स्मेलिंग भी महसूस की जा सकती है। इसके अलावा जब ये वेस्ट डीकंपोज होता है, ये डीकंपोज होकर अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर, खाद में बन जाता है। लेकिन इस डीकंपोजिशन में हार्मफुल गैसेस वापस पैदा होती है और ये हवा के साथ एक लंबी दूरी तय करके काफी एरियाज में एयर पॉल्यूट करती है। इसके अलावा ये वेस्ट बरसात के पानी के साथ या अन्य किसी स्रोत के साथ आस पड़ोस में जो आपके नहरें हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वहां तक बहकर पहुंच सकता है आसानी से, और पहुंचता भी है नालियों के द्वारा। सो इट क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन। यहां ये सोचना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 1/5 यानी करीबन 20% ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार जो गैसेस हैं वो एनिमल वेस्ट के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको बता ही चुके हैं। ये गैसेस जिसमें विशेष तौर से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पृथ्वी के चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं और सन के रेडिएशंस जो अर्थ से वापस ऊपर की तरफ जाते हैं वो अर्थ के पास में ही रहते हैं और अर्थ का टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होने के कगार पर रहता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज ऑल ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। उसके अलावा ये एनिमल्स चरने के लिए जब इनको छोड़ देते हैं तो बड़ी बड़ी लैंड को, बड़े बड़े एरियाज को ये बिल्कुल सफाया कर देते हैं। अब जब कभी बरसात होगी तो यदि वहां वेजिटेशन या हरियाली होती तो पानी के बहाव को कम कर देती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है क्योंकि जानवर उस जमीन से सारी ग्रीन वेजिटेशन को खा चुके हैं। तो पानी फ्लो के साथ बहता है और टॉप सॉइल जो होती है उसको बहाकर साथ में ले जाता है। टॉप सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी भी ऐसे एरियाज में कम हो जाती है। इन फार्म हाउसेज में जो रिमेन्स होते हैं, जो बच जाते हैं, जिनको उगाते हैं, चारा उगाते हैं, चारे के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनको जनरली किसान क्या करता है, जला देता है, जो काम के नहीं है। तो जलाने से भी क्या होगा, यू विल फील दैट इट विल क्रिएट एयर पोल्यूशन। ये बड़ा कॉमन सीन है फार्म हाउसेस पे। आप देख रहे हैं इसमें कितना वेस्ट, जानवरों का जो मलमूत्र वगैरह है वो कितना एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसको किसी
वाहन की मदद से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, जैसा आपको बताया, जो वहां पर चारा उगाने की जो प्रक्रिया, उसमें जो अवशेष रह जाते हैं उनको जलाया जा रहा है। आपको साफ इस पिक्चर में नजर आ रहा है। तो जलाने से भी जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉर्स। वॉर्स यानी युद्ध। युद्ध में, युद्ध के कारण किस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। सो environmental effects due to wars are air, land, water and noise pollution. इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सोसाइटी के, बिल्डिंग्स, रिवर्स, लेक्स, गार्डन्स, इनका डैमेज होता है। जब भी युद्ध होता है तो उसके बाद बमबारी वगैरह जो भी होती है, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी के, इनको भारी नुकसान होता है। ये भी एक तरह का डैमेज है। यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। युद्ध के समय वाहनों में या अन्य उपयोगों में पेट्रोल और गैसेस का भरपूर उपयोग होता है। ये नॉन रिन्यूएबल है बिकॉज इनको सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं वापस क्रिएट करने में, डेवलप करने में। तो ये एक भारी नुकसान है एनवायरनमेंट को, जबकि हमको इनको बहुत परहेज कर काम लेना चाहिए। मनी एंड एनर्जी। युद्ध के समय पैसा और एनर्जी, इसका भरपूर इस्तेमाल होता है, खूब खर्च होता है। जो अदरवाइज इसका यूज कहाँ था, हेल्थ इंप्रूव करने में लोगों की, और एनवायरनमेंट को बचाने में इसका उपयोग किया जा सकता था। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो आजीवन युद्ध के कगार पर रहते हैं, और उनका पैसा और एनर्जी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो लड़ाइयों में, इन झगड़ों में, युद्ध में ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, रासायनिक हथियार, उसमें इस्तेमाल होता है यूरेनियम। ये बहुत टॉक्सिक है। जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये यूरेनियम किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे लैंड, यहाँ तक पहुंच जाता है, और इट इज वेरी हेल्थ हजार्डस टू लिविंग बीइंग्स। बहुत हेल्थ में इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन एरियाज which have been subjected to excessive use of heavy military vehicles। अब जहां पर हैवी मिलिट्री व्हीकल्स का यूज होता है, वहां साथ में टॉक्सिक डस्ट एनवायरनमेंट में जाती है, जिसमें पेट्रोल या गैसेस का इस्तेमाल होता है। तो वहां गैसेस के साथ डस्ट भी एक एरिया से दूसरे एरिया तक कंटेमिनेट करती है, एयर पॉल्यूशन होता है। हैवी मेटल्स, कोबाल्ट, बेरियम, आर्सेनिक, लेड, एल्यूमिनियम, ये सब इसमें युद्ध में काम आते हैं, और ये बहुत टॉक्सिक हैं, जो कि हमारे जो लिविंग बीइंग्स के हेल्थ को बहुत विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जब ये चलेंगे तो क्या निकलेगा साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अल्टीमेटली क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे वॉर रैपिडली एक्सेलरेट्स फ्यूल यूज। फ्यूल का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये एमिशंस, जो गैसेस जिसके बारे में आपको बताया गया है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। ड्यू टू हैवी डिस्ट्रक्शन। अब वॉर्स में क्या होता है, यह नहीं देखा जाता कि बमबारी कहाँ करनी है। जंगलों में भी होती है, शहरों में भी होती है। तो यदि जंगलों में बमबारी होती है तो वहां के जो सैकड़ों प्लांट्स स्पीसीज बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके अलावा वहां पे जो जानवर वगैरह रहते हैं, उनका जो हैबिटाट है, एक्चुअली जंगल क्या होता है, जानवरों का घर होता है, ये नेचुरल हैबिटाट उनका खत्म हो जाता है। तो ये जानवर कहाँ अपने खाने पीने या रिहायशी तलाश में कहाँ निकल जाते हैं, शहरों की तरफ। तो हम कई बार ये
असम या साउथ में पढ़ते हैं कि हाथी वगैरह शहरों में घुस गए, क्योंकि धीरे 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 उन एरियाज को हम, इनका जो रिहायशी इलाका है जिसको हम हैबिटाट बोलते हैं, हम कहीं ना कहीं इसको खत्म कर रहे हैं, जिसमें वॉर एक रीजन है। तो वाइल्ड लाइफ इज ऑलवेज पुट एट सीरियस रिस्क इन वॉर्स। वाइल्ड लाइफ बहुत खतरे में आ जाती है युद्ध के समय। एक्सेसिव बॉम्बिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण बर्ड माइग्रेशन, एनिमल डेथ इज वेरी कॉमन इन सच कंडीशंस। बर्ड्स अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और एनिमल्स की डेथ हो जाती है वॉर्स के समय। ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि एक परिवार, क्योंकि उनके मकान या रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई है, तो माइग्रेट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। ये बड़ा एक दर्दनाक सीन है जो बमबारी के कारण एक रिहायशी इलाके में आप देखें आग लगी हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डेब्रीज यानी पत्थर वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। बमबारी के कारण रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाती है बमबारी से। इस पिक्चर में भी आपको लड़ाई का, वॉर का एक सीन नजर आ रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है और दूर आपको नजर आ रही है आग की लपटें। इसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सीधा सीधा अभिप्राय है पेड़ों की कटाई, जंगलों का सफाया। बहुत से कारण होते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग, डिस्ट्रॉइंग और रिमूवल ऑफ ट्रीज थ्रू नेचुरल और एक्सीडेंटल मीन्स। वैसे इसका मेन कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन का? हमारी बढ़ती हुई डिमांड्स। हमको मकान बनाने के लिए जगह चाहिए, हमको इंडस्ट्री बनाने के लिए जगह चाहिए, तो धीरे 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 हमारा अतिक्रमण किधर होता जा रहा है? जंगलों की तरफ। आप देख सकते हैं अपने शहरों में जहां आप रह रहे हैं, यदि वहां पहाड़ वगैरह है तो इवन वहां पहाड़ पर लोगों ने मकान बना रखे हैं, जबकि वो फॉरेस्ट लैंड है। उस जगह भी लोग अपना कब्जा करके कुछ न कुछ वहां डेवलप कर लेते हैं। तो लॉस ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन, डिफॉरेस्टेशन कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का असर करती है। डेजर्टिफिकेशन यानी जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें रेगिस्तान बन जाती है। सॉइल इरोजन, जंगल नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो बरसात के पानी के साथ टॉप सॉइल है जमीन की जो बह के चली जाएगी, सॉइल इरोजन। फसलें कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, तो फसलें उगाना वहां पे कम हो जाएगा। फ्लडिंग, पानी बहुत तेज बहेगा और आपके शहरों में घुस जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि जंगल वगैरह में पेड़ पौधे या वेजिटेशन होता है तो CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो ऐसा नहीं होगा तो CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। डिफॉरेस्टेशन अकर्स फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस लाइक फार्मिंग, जंगलों का सफाया करके हम खेती कर रहे हैं वहां पे। ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग, हजारों सैकड़ों हजारों जानवर जब चढ़ने निकल जाते हैं तो पूरा वेजिटेशन कवर को हटा देते हैं। लकड़ियां काटने के लिए हमें पेड़ चाहिए, पेड़ की हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लकड़ियां चाहिए तो जंगलों का सफाया आ रहा है। हाउसिंग आदि वगैरह जो आपको बताया, इंडस्ट्री ग्रोथ, इन कामों के लिए नजर कहाँ जाती है? जंगल एरिया में। अब इसके एनवायरमेंट इफेक्ट्स को थोड़ा सा हम और ब्रॉडली देखें। लॉस ऑफ हैबिटाट, जैसा आपको बताया जंगल का सफाया कर दोगे आप तो हम एक नेचुरल हैबिटाट, एक नेचुरल हाउसिंग, एनिमल्स, बर्ड्स की हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे अभी आपको बताया कि CO2 जो ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम मूव करेंगे। टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने में ये एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का, कि हम पेड़ों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, यदि पेड़ वगैरह होते तो मॉइस्चर उस एरिया में बनी रहती है, उस मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी यदि हम पेड़ों को इस तरह काटना जारी रखेंगे, डिफॉरेस्टेशन हम करते रहेंगे तो। इरोजन, जैसा आपको बताया
पेड़ नहीं होंगे, वेजिटेशन नहीं होंगे, तो टॉप सॉइल कवर पानी के तीव्र वेग के साथ बह जाता है। सॉइल में लगभग टॉप से 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट की जो सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यदि वो बह जाती है पानी के साथ तो बंजर धरती में कन्वर्ट हो जाती है आपकी लैंड, और सैकड़ों हजारों हेक्टेयर एरिया हमारे देश में आज बंजर है केवल इसी कारण। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड, जंगल में जो लोग रहते हैं वहां पर उनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो जंगल ही है। जंगल में जो भी कुछ उगता है उसको वो बेचते हैं, या जो भी ऐसा प्रोडक्शन है जिसको बेचकर वो 2 पैसे कमा लेते हैं, वो धीरे धीरे जब जंगलों का सफाया होता है तो उन लोगों का रोजगार भी छिन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड। यहां पर देख रहे हैं आप इस पिक्चर में जंगल से काटी हुई वुड ले जाई जा रही है एक जगह इकट्ठा करके। ये जगह नजर आ रही है आपको सामने नजर आ रहे हैं पेड़, लेकिन इस तरह के पेड़ों का पूरा सफाया हो चुका है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। यहां पर आपको नजर आ रहा है पेड़ों की कटाई के बाद उनको मशीन द्वारा उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दूर आपको जंगल नजर आ रहा है, लेकिन उसके पहले आपको जमीन पूरी साफ नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को काटा जा चुका है।